भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक शो में जिसका नाम है संस्कृति संवाद। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। भारत की संस्कृति ही उसकी पहचान है। हजारों सालों से अगर भारतीय सभ्यता की जड़ें मजबूत हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी प्राचीन और अनमोल ज्ञान परंपरा, जिसने हमारी सांस्कृतिक पहचान को अमूल्य बनाया है। संस्कृति संवाद का उद्देश्य यही है कि भारत की उन अनमोल परंपराओं, कला, संगीत और साहित्य के खजाने से आप परिचित हों। इसीलिए इस खास शो में हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति के अनमोल खजाने से कुछ रत्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की झलकियां। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भारतीय इतिहास में भारतीयता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। जहां 2000 वर्ष पहले भी सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाता था। मनुष्य इस प्रकृति को अपने लिए कल्याणकर बना ले, अपने लिए उपयोग के योग्य बना ले। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से गुजरता सफेद दूध जैसा पानी मन को लुभा लेता है। झलकियों से तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि आज के एपिसोड में आपके लिए क्या खास है। तो आइए अब चलते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की ओर और जानते हैं कि बीते दिनों कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। आईजीएनसी में देवेंद्र स्वरूप स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इतिहास के संदर्भ में भारतीयता। इस विषय पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भारतीय इतिहास में भारतीयता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इतिहास की भारत की व्याख्या और पश्चिम की व्याख्या में एक फंडामेंटल डिफरेंस। पश्चिम कहता है कि हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कैन टेल यू अबाउट एनी इवेंट हैपन इन द पास्ट, एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड एग्जैक्ट टाइम एट विच इट हैज हैपेंड। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आईजीएनसी के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने देवेंद्र स्वरूप जी द्वारा लिखी गई डायरी के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया। उन्होंने एक शास्त्र से इतिहास की परिभाषा लिखी है। इतिहास शब्द की भारतीय व्याख्या क्या है अपनी डायरी में वो लिखते हैं और लिखते हैं। पहले संस्कृत का वो श्लोक है और उसका अनुवाद लिखा है, यह निश्चय से इस प्रकार हुआ था। यानी इतिहास वह है जिसके बारे में हम निश्चय से कह सकें। इस अवसर पर केंद्र के कलानिधि के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने व्याख्यान की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अपना 10वां क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। तिरुपति के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित इस क्षेत्रीय केंद्र का उद्देश्य दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। तिरुपति के इस नए केंद्र की शुरुआत के अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में पद्म विभूषण डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति और आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी समेत कई प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के सहयोग से सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड, हर लाइफ, हर स्टोरीज, हर पीपल यानी स्त्रीत्व का उत्सव, उसका जीवन, उसकी कथाएं, उसके लोग विषय पर विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने महिलाओं के जीवन, पहचान और चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर जिला प्रशासन के सहयोग से सोआन मिरास श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया। इसके जरिए कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाया गया। महोत्सव में कला की जीवंत अभिव्यक्तियां देखने को मिली। इसमें पेंटिंग और कैलीग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके अलावा शैक्षिक पॉडकास्ट में संवाद और पारंपरिक कारीगर बाजार ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस उत्सव की जीवंत प्रदर्शनियों, लोक कथाओं, पारंपरिक पोशाक मार्च का आगंतुकों ने खूब लुत्फ उठाया। आईजीएनसी के आदि दृश्य विभाग ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता के सहयोग से ग्लोरियस भीम बेटका पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये प्रदर्शनी मानव संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन और मातृ देवी की पूजा को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रदर्शित चित्र पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल के संग्रह से लिए गए थे। आईजीएनसी ने एक अनूठी सांस्कृतिक प्रदर्शनी बुशो 4.0 का आयोजन किया। बुशो 4.0 शीत ऋतु से वसंत ऋतु के परिवर्तन का उत्सव है। इस प्रदर्शनी में हंगरी और भारत के पारंपरिक मुखौटों का सुंदर मेल देखने को मिला। ये प्रदर्शनी लेस्ट इंस्टीट्यूट और हंगेरियन कल्चरल सेंटर दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई। इसमें बुशोव की सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता को दर्शाया गया। प्रदर्शनी के क्यूरेटर थे डॉक्टर रेम्बेबो, राजेंद्र तरागी, मेघा चटर्जी और सैयद फैज अब्दिन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। इस अनोखी प्रदर्शनी ने हंगरी और भारत की पारंपरिक कला को एक मंच पर लाते हुए सांस्कृतिक विविधता का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। आप जानते ही हैं कि हमारा ये सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर आधारित होता है। नृत्य केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये आत्मा की भाषा है। भारतीय नृत्य शैलियाँ हमारी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतिबिंब हैं। यहाँ शास्त्रीय नृत्यों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व लोक नृत्य का भी है। इस सेगमेंट में आज हम आपको 2 नृत्य प्रस्तुतियां दिखाएंगे। इनमें पहला है गुस्साड़ी नृत्य, जो तेलंगाना की गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है और इस नृत्य के जरिए वनवासी समाज अपने प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। दूसरी प्रस्तुति है डप्पू डांस। ये नृत्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोक नृत्य है। इस नृत्य में जिस वाद्य को बजाया जाता है उसे डप्पू कहते हैं और उसी के नाम पर इसे डप्पू डांस कहा जाता है। तो आइए सांस्कृतिक प्रस्तुति में देखते हैं गुस्साड़ी और डप्पू डांस।
मनमोहक गुस्साड़ी और डप्पू नृत्य के बाद अब रुख करते हैं सिनेमा का। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे पता लगता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था में हर वर्ग और समुदाय का प्रतिनिधित्व होता था। आज हम आपको बौद्ध और जैन स्रोतों के आधार पर दिखाएंगे कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी किस प्रकार होती थी। जैन ग्रंथों में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत हैं। उदाहरण के लिए उस समय मतदान की 3 विधियां प्रचलित हुआ करती थीं: गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान। तो आइए सिने सर्कल के हमारे खास सेगमेंट में फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी के जरिए जानते हैं बौद्ध और जैन संघों में प्रचलित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में। हमें भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती के बारे में 2000 वर्ष पूर्व के सबसे प्रभावशाली पाली ग्रंथ दीघ निकाय से पता चलता है। ये हमें बताते हैं कि विश्व की विचार विमर्श और सहभागिता की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली में से एक बौद्ध संघ है, जहां शासन करने का अधिकार जनजात के बजाय निर्वाचित योग्यता के आधार पर अर्जित किया जाता था। जहां 2000 वर्ष पहले भी सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाता था। परिषद में पीठासीन अधिकारी को इस आधार पर चुना जाता था कि वह पक्षपात, घृणा या मूर्ता से प्रभावित न हो। वह महत्वपूर्ण विषयों पर तब चुनाव करवाता था जब उसे पता होता था कि यहां धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। इस कारण संघ विभाजित नहीं होगा और भिक्षु अपने विचारों के अनुसार मतदान करेंगे। अपने विवेक अनुसार वह मतदान को गुप्त या प्रत्यक्ष रखता था। प्रस्ताव के प्रस्तावित होने और उस पर 3 बार मतदान होने के बाद उपस्थित लोगों द्वारा विरोध न होने पर प्रस्ताव पारित हो जाता था और नियमानुसार अधिनियम बन जाता था। अराजकता की संभावना के आसार होने पर नेता का चुनाव करने के लिए ठीक उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता था जिसे महासम्मत या चयनित प्रतिनिधि कहा जाता था। परिषद में एक चुनाव आयोजित किया जाता था। यह राजा को जनता व सेठ द्वारा उनकी सुरक्षा और उनके नाम पर शासन करने के लिए चुना जाता था। यहां राज्य को गणराज्य यानी जनता द्वारा शासित राज्य कहा जाता था। शिलालेखों में दर्ज है कि जब तक समय समय पर लोग मिलकर सार्वजनिक बैठकें बुलाते रहेंगे तब तक वे पतन के बजाय समृद्धि की आशा कर सकते हैं। उसी युग में पूर्वी गंगा के मैदानों में कई गणराज्यों या जनपदों का शासन था, जिनमें से कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म में एक प्रमुख दार्शनिक सोच अनेकांतवाद है, जो अनुभूति की बहुलता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार लोग सत्य के केवल आंशिक रूप को ही देख सकते हैं, जबकि वास्तव में संपूर्ण सत्य के कई पहलू होते हैं। इस बहुलतावादी सोच में सह अस्तित्व और सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से समाहित हैं। जैन धर्म इस बात में विश्वास रखता है कि नेतृत्व की क्षमता समाज के भीतर है। जैन ग्रंथ राजनीति में सुधार के लिए मंथन का उदाहरण देता है। जैसे दूध से मक्खन मथा जाता है, वैसे ही लोगों के भीतर से एक व्यक्ति निकलता है जो उनका नेता बनता है। ये 2 भारतीय दार्शनिक प्रणालियां, जैन और बौद्ध, अपनी समतावादी, अहिंसक, लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण आज भी बहुत प्रासंगिक हैं।
जिन्होंने भारतीय मन को गहराई से प्रभावित किया है और दुनिया को 3 सहस्त्राब्दियों से समृद्ध करता आ रहा है। सिनेमा के बाद अब बारी आती है विशेष साक्षात्कार सेगमेंट की, और इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के दिग्गज कलाकारों, साहित्यकारों, आध्यात्मिक विचारकों, चिंतकों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश। अध्यात्म मनुष्य का परिष्कार करता है, उसे हर तरह से श्रेष्ठ बनाता है, मन के विकारों को शांत करता है, और जब मन शांत होगा तभी सत्य का प्रकाश प्रकट होगा। तो आज हमारे स्पेशल इंटरव्यू के सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक चिंतक से जिनके विचार, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हम बात कर रहे हैं सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज की। आचार्य जी आधुनिक अयोध्या का एक प्रभावी स्वर हैं। संन्यास के पूर्व हिंदी के मेधावी विद्यार्थी रहे आचार्य जी ने इस खास बातचीत में जीवन, धर्म और अध्यात्म से जुड़े कई इंपॉर्टेंट पहलुओं पर अपने विचार शेयर किए। तो आइए सुनते हैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी को। संस्कृति शब्द का तात्पर्य मनुष्य की चेतना के विकास क्रम से है। मनुष्य अपनी विकास यात्रा में जिस तरह आगे बढ़ता है, जिस तरह अपने को विकसित करता है, समुन्नत बनाता है और मनुष्यता को चरितार्थ करने के जो उपक्रम करता है, उसका जो पीढ़ियों में प्रवाह है उसे संस्कृति कहकर पहचाना जाता है। शब्द की दृष्टि से देखें तो संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार की परंपरा। संस्कार का तात्पर्य है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में निहित जो मूल गुण हैं उन गुणों को प्रकाशित करना। संस्कृत का तात्पर्य है प्रकृति के द्वारा निर्मित तत्वों को मनुष्य के व्यवहार के योग्य बनाने की क्षमता। मैं उदाहरण देता हूँ, धरती रोटी नहीं उपजाती और मनुष्य रोटी खाता है, तो गेहूं को रोटी बना लेने की जो प्रक्रिया है ये संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ है इस विराट प्रकृति में जिसने नदी, पहाड़, जंगल, वृक्ष और पशु उत्पन्न किए हैं, उसी ने मनुष्य को भी उत्पन्न किया है। मनुष्य इस प्रकृति को अपने लिए कल्याणकर बना ले, अपने लिए उपयोग के योग्य बना ले और इससे सतत उत्थान की अपनी यात्रा को अपनी चेतना से प्रबंधित कर सके, इसका नाम संस्कृति है। दुनिया के देश सभ्यता मूलक हैं, भारत अनूठा देश है जो संस्कृति मूलक है और इसलिए भारत समाज निर्माण की नहीं, व्यक्ति निर्माण की योजना पर कार्य करने वाला देश है। तो यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति कहने का अर्थ क्या है, जबकि हम उस संस्कृति को विश्वबारा कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यह जो धर्म सनातन कहकर परिभाषित होता है भारत में, उसकी प्रतिज्ञा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो पृथ्वी के पुत्र होने के कारण इस पृथ्वी पर जितना जीव जगत है हम सबके सगे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम एक दूसरा सिद्धांत भी हमारे सामने आता है और ये दोनों सिद्धांत हमारे यहाँ धर्म से आए हुए सिद्धांत हैं, धर्मशास्त्रों से आए हुए सिद्धांत हैं। हम सब पृथ्वी की संतानें हैं और पृथ्वी के संतान होने के कारण विश्व भर की मनुष्यता से हमारा बंधुत्व है। तो जब ये दो बातें हमें धर्म से मिल जाती हैं तो जो भारतीय संस्कृति निर्मित होती है उसकी चेतना होती है यह संस्कृति पहली है और विश्वबारा है, विश्व मात्र के मंगल को चाहने वाली। तो भारतीय संस्कृति का मंत्र बन जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी सुखी हों, कोई दुखी न हो। ये हमारी संस्कृति का प्राण तत्व बन जाता है। जब आप भारतीय संस्कृति कहते हैं तो ये दिखाई पड़ता है विश्व दूसरों को कुचलकर बड़े हो जाने को अपनी योग्यता मानता है और भारत गिरे हुए कुचले हुए लोगों को उठाकर हृदय से लगा लेने को अपनी योग्यता मानता है। ये मौलिक अंतर है दोनों में। विश्व का इतिहास संघर्षों में लड़ करके विजेता होने का है, भारत का इतिहास हारे हुए लोगों को विजेता बनाने का है। इसलिए जब आप भारत की पूरी इतिहास भूगोल की यात्रा देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा भारतीय संस्कृति कहने का अर्थ है मनुष्य मात्र के कल्याण का संकल्प। मैं इसको सरल करके कहता हूँ कि दो आयतन हैं हमारे, देश और काल, समय और स्थान के पात्र में नाम और रूप भरा हुआ है, इसी को हम विश्व कहते हैं। तो जब देश और काल को हम देखने चलते हैं तो बहुत सारी अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं, उसमें से समय की अवधारणा है और समय का सिद्धांत ये है कि संसार में काल की जो गति है वो चक्र गति है, ये कहीं से कहीं को जा रही गति नहीं है।
निरंतर एक केंद्र में घूमती हुई गति है। चक्र गति से आशय है कि नीचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नियमित क्रमेण। चक्र गति जो है वो नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, एक घूमता हुआ पहिया। तो पहिए में हर हिस्सा जो आपको ऊंचा दिख रहा है वो नीचे जा रहा होता है, जो नीचे दिख रहा है वो ऊंचा जा रहा होता है। यह समय की गति है और समय की गति में ही भारत और विश्व भी अधिष्ठित है। तो जो बहुत समुन्नत और दिव्य पदार्थ है वो भी किसी समय क्षरण होता हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्य डूबता हुआ हम देखते हैं, सूर्य उगता हुआ हम देखते हैं। ऐसे जो समय की और देश की गति है, उस गति में कुछ काल के लिए यह विश्ववारा संस्कृति भी धूमिल हो जाती है, पीछे छूट जाती है। असल में संस्कृति नहीं डूबी हुई होती है, कुछ दूसरी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जिन्हें हम सूर्य का डूबना कहते हैं वो सूर्य का डूबना नहीं है, बल्कि धरती के घूमते रहने के कारण कुछ हिस्से में उसके प्रकाश का नहीं पड़ना है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी की बातों ने निश्चित ही आपके मन के बंद झरोकों को खोलकर विचारों की ताजी बयार का संचार किया होगा। अब चलते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में, जहां आप परिचित होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशिष्ट लोक कला और वहां की परंपरा से। संस्कृति संवाद के माध्यम से अब तक आप ये जान ही गए होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक अहम हिस्सा है। इसके तहत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इस सेगमेंट में आज जानते हैं झारखंड के सरले गांव के बारे में। झरनों, नहरों, हरे भरे जंगलों के बीच बसा सरले झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यहाँ बनी पक्की सड़कें, विश्रामालय, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ हो रहे विकास की गवाही दे रहे हैं। गांव के अधिकांश लोग खेती-बाड़ी और पशुपालन को अपना व्यवसाय बनाते हैं। चावल, मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। गांव को झरनों का नगर भी कहा जाता है। कारण यह है कि इस गांव में कई सुंदर झरने और जलप्रपात हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के चलते यह गांव दूर दूर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। गांव में ही स्थित तरु फॉल्स अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से गुजरता सफेद दूध जैसा पानी मन को लुभा लेता है। गांव का स्वच्छ परिवेश यात्रियों को शहरी भागदौड़ और तनाव से कुछ पल के लिए आजाद करता है। यहाँ की यात्रा आपके लिए सुखद, सफल और मंगलमय होगी। उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNC के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। हाँ, नमस्कार।